आवाज वगैरह आ रही है, क्लियर है सबको? जल्दी से कमेंट में बता दो। गुड मॉर्निंग। दो चार पुराने स्टूडेंट भी दिख रहे हैं यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तुषार, हाँ नितेश, भाई तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग मेरे को पुराने भी दिख रहे हैं ना। चलो भाई, तो अभी एडीओ का एग्जाम होने वाला है, आपको पता होगा है ना, उसके लिए बैच शुरू किया गया है। इसके सिलेबस को अगर आप देखोगे तो सिलेबस 5 पार्ट में बटा है, आपको पता होगा। कल एक वीडियो बनाया गया था है ना, या परसों एक वीडियो रवि सर के द्वारा डाला गया था, उस वीडियो को जाकर के सबसे पहले देख लेना। रीजन, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी रणनीति बनाना। ठीक है, जब तक आपके पास एक प्रॉपर रणनीति नहीं होगी तब तक आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। और ये रणनीति आपकी डिसाइड करता है कौन? आपका सिलेबस। आपका सिलेबस आपकी रणनीति को तैयार करेगा। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो हमेशा सिलेबस साथ में रखना, ठीक है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि एग्जाम में सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगा है ना, तो सबसे पहले हिंदी के सिलेबस को देख लेते हैं। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा सिलेबस है ना। जैसे अदर एग्जाम में होता है एकदम वास्ट सिलेबस, वैसा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा और अच्छा सा सिलेबस है। ठीक, देखो हिंदी का जो पार्ट है वो एडीओ के एग्जाम में आपके 30 नंबर का आएगा। 30 नंबर का सिलेबस है इसके अंतर्गत। ठीक, इसमें इकाई 1 जो है, 6 पार्ट है। इकाई 1 जो है वो वर्ण विचार है, यानी इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पूरा पढ़ना पड़ेगा वर्णमाला। अब वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सारे सेक्शन में इसको डायनेमिक पोर्शन है ना, बहुत ज्यादा हमको पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? सबसे पहले तो सारी वर्णमालाओं को पढ़ना पड़ता है, वर्ण कौन कौन से होते हैं ये सब पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे अघोष वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण क्या होते हैं, इन सब को पढ़ना होता है। इसके अलावा अल्प प्राण महाप्राण वाला सेक्शन हमको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा वर्णमाला में ही अगर आप देखोगे तो वर्णों को और छोटे छोटे भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है, तो वो सब को हम पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, हाँ सर आवाज भी आ रही है, हाँ ठीक है मेरे को लगा कोई दिक्कत है क्या। चलिए, तो वर्णमाला वाला जो सेक्शन है, यानी पहला जो यूनिट है, इसमें कहां तक? स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, यहां तक का जो सेक्शन है वो केवल और केवल वर्णमाला से संबंधित है। ठीक, अब देखो इसी के आगे है लिंग, वचन आदि, और इसी के साथ जोड़ दिया है संधि को। ये इकाई 1 है। ये इकाई 1 है। इकाई 1 के अंतर्गत आपको इतने सारी चीजों को शामिल किया गया है। अब इकाई 2 में जब आप आएंगे तो यहां पर बोला है शब्द विचार। शब्द विचार, अब शब्द विचार के अंतर्गत आपको शब्दों के प्रकार पढ़ने हैं, शब्दों के प्रकार पढ़ने हैं। इसके अलावा और भी सेक्शन है, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, इसको अलग से आपको पढ़ना है, क्योंकि शब्द के प्रकार के अंतर्गत मैं आपको 5 आधार तो बताऊंगा जिसके आधार पर शब्दों को बांटा जाता है, और उसमें से आपके सिलेबस में केवल 2 है, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, 5 आधार जो हैं शब्द के, है ना, शब्द को बांटने के 5 आधार होते हैं, इन 5 आधारों को पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपको पर्यायवाची शब्द कैसे पढ़ना है, विलोम शब्द कैसे पढ़ना है, और अनिकार्थी कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको इसके बेसिक्स बता दूंगा। ठीक, उसके बाद
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारी चीजें तो शब्द के प्रकार के अंतर्गत है ना। स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो प्रकार होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के जो प्रकार होते हैं उसको हम देखेंगे। इकाई 3 में जब आप आएंगे तो इकाई 3 में शब्द रचना यानी नए शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं उपसर्ग, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रत्यय, और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं समास। ठीक है, कुछ हद तक आप बोल सकते हो संधि वाला टॉपिक भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये 4 टॉपिक जो है वो शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहां पर सिलेबस में क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास यहां पर लिखा है और संधि को यहां पर लिखा है। ठीक है, जब मैं पहली बार देखा था इसको तो मुझे लगा था कि संधि वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है भी कि नहीं है। ठीक है, लेकिन जब अच्छे से देखा मैंने तो मुझे पता चला यहां पर लिखा हुआ है संधि। ठीक है, इसके बाद अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। चौथा जो टॉपिक है वो आपका पद और पदभेद से संबंधित है, यानी पद के कैसे प्रकार होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। इसमें संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द के 8 प्रकार जो पढ़ते हैं उसमें से शुरू के जो 4 हैं, है ना, पुराने स्टूडेंट जो हैं वो जान रहे होंगे, है ना, कि शुरू के जो 4 प्रकार होते हैं, शब्द के टोटल 8 प्रकार। ठीक है, इस 8 में से शुरू के 4 प्रकार जो होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम रहे सिलेबस में ये चारों शामिल होते ही हैं अगर हिंदी सिलेबस में है तो। ठीक है, इसके अलावा क्रिया विशेषण भी होता है, कभी कभी उसको भी पूछा जाता है, हालांकि सिलेबस में नहीं रहता। हम ऐसे एरिया को भी कवर करते चलेंगे जहां जो सिलेबस में डिफाइन नहीं है, लेकिन जहां से क्वेश्चन पुराने समय में भी पूछा है, पुराना पेपर भी हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक, चलो अगला है फिर वाक्य परिचय। वाक्य परिचय में वाक्य के अंग देखेंगे, वाक्य के भेद यानी वाक्य के प्रकार, इसके अलावा पद क्रम, ये 3 चीजें जो हैं वो वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वाक्य के अंग में सारी चीजें देखेंगे हम, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया किसको बोलते हैं, ठीक है, कारक, रचना को इसके अंतर्गत हम देखेंगे। इसके अलावा वाक्य के भेद, 3 प्रकार के भेद होते हैं जो, है ना, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, वो सब देखेंगे। और पद क्रम, देखिए पद क्रम जो है ये आपको एग्जाम में 2 तरीके से पूछता है। एक सीधा पूछेगा सही क्रम क्या होगा पदों का, ठीक है, वाक्य में जो वाक्यांग होते हैं उनका सही क्रम क्या होता है, और दूसरा आपको यहां से पूछता है वाक्य शुद्धि के रूप में। तो ये यहां पर देखो लिखा कहीं पर नहीं है वाक्य शुद्धि, लेकिन आप ध्यान में रखना एग्जाम में वाक्य शुद्धि जो है वो पद क्रम के आधार पर आपको पूछ सकता है। ठीक, आखिरी जो सेक्शन है वो है रचना। इसके अंतर्गत मुहावरे तथा लोकोक्तियां ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश को हम लोग आपको बता दूंगा कैसे डील करना है ना। मुहावरे एवं लोकोक्तियां का आपको नोट्स भी मिलेगा और आपको क्लास में समझाऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो हाथ में क्या होना चाहिए, सिलेबस। क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, एक मोटा मोटा हिसाब है आपका कि आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बताओ जल्दी से, क्लियर है ना। ठीक, चलो तो टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग का भाषा, क्योंकि हम लोग भाषा पढ़ने वाले हैं। देखो पिछला जो क्वेश्चन पेपर है ना, 2012 और 2017 2 बार हुआ है एडीयू का एग्जाम। इन दोनों साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो तो आपको ऐसा चीज मिलेगा, एक चीज ऐसा आपको सब में कॉमन मिलेगा कि सिलेबस में वो चीज डिफाइन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और निरंतर पूछा जाता है। ठीक, वही एक टॉपिक है आपका भाषा और भाषा की परिभाषा से उठने वाले क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, तो हम इसको कवर करते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी।
ठीक, तो सबसे पहले भाषा क्या है? सबको पता है भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी ये वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, स्वयं के भावों को दूसरे व्यक्तियों तक क्या करता है? पहुंचाता है, संप्रेषित करता है। भाषा की अगर सबसे पहली बार अगर किसी ने परिभाषा दी थी तो वो दी थी किसने? महर्षि पतंजलि ने। नाम सुना होगा, है ना? योग सूत्र के रचयिता हैं, योग सूत्र के रचयिता हैं। और इसके अलावा एक इन्होंने रचना की है, नाम क्या है उसका? महाभाष्य। ठीक है, व्याकरण की 2 किताबें आप याद रखिएगा। एक किताब का नाम है अष्टाध्यायी और एक किताब का नाम क्या है? महाभाष्य। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि और महाभाष्य के रचनाकार कौन है? महर्षि पतंजलि। ठीक, तो भाषा की जो सबसे पहली बार परिभाषा दी गई है ना, वो दी गई है यहां पर। कहां? महाभाष्य में। क्या बोला गया? भाषा भाषम व्यक्तायाम वाची। संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक है ना? तो क्या बोला गया? भाषम व्यक्तायाम वाची। यहां से अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं होता है, तो इन्होंने अगले ही लाइन में लिखा था भावम मनेन उपजयन्ते। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे महाभाष्य को तो यहां पर जब माहेश्वर सूत्र आता है, माहेश्वर सूत्र में यहां पर मिलता है ये पूरी परिभाषा, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजयन्ते, यानी भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन से उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करता है। तो ये भाषा की पूरी परिभाषा बनती है। ठीक, तो भाषा की पूरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जिसके द्वारा मन में उत्पन्न भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। ठीक, अब भाषा के कुछ निश्चित गुण भी होते हैं, भाषा के कुछ गुण भी होते हैं। जैसे पहला गुण यह होता है भाषा का कि भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। भाषा क्या होती है? सदैव परिवर्तनशील होती है। और इस परिवर्तनशीलता का कारण क्या होता है? 2 कारण होते हैं। इस परिवर्तनशीलता के 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि कोई भी भाषा हमेशा अपने आसपास की भाषाओं से प्रभावित होती है। आसपास की भाषा से प्रभावित होती है। इसलिए आपने सुना होगा ना कि हिंदी पर अंग्रेजी का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, या छत्तीसगढ़ी में अब छत्तीसगढ़ी शब्द कम हो रहे हैं और दूसरी भाषा के शब्द इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये भाषा का दूसरे भाषा पर क्या है? प्रभाव है। क्लियर है? आसपास की भाषा से प्रभावित होती है कोई भी भाषा। दूसरा कारण होता है समय। समय के कारण भी भाषा में परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे हमने सुना है कि हमारी जो हिंदी है उसका जो उद्भव है वो कहां से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। और संस्कृत का भी एक प्राचीन स्वरूप मिलता है हमको, वैदिक स्वरूप। वैदिक संस्कृत से धीरे धीरे समय के साथ भाषा जो है वो विकसित होती गई और वर्तमान में किस रूप में दिखती है हमको? हिंदी भाषा के रूप में दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी पर ही प्रभाव पड़ा है, यह हिंदी का ही जन्म समय के प्रभाव के कारण हुआ है, नहीं, हर भाषा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो भाषा की परिवर्तनशीलता के 2 कारण। पहला, आसपास की भाषा से प्रभावित होती है कोई भी भाषा, और दूसरा, भाषा पर समय का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए तो हमारी भाषा विकसित होती है। ठीक, भाषा चूंकि परिवर्तनशील होती है इसीलिए कबीरदास भाषा को क्या बोलते हैं? बहता हुआ नीर कहते हैं, बहता नीर।
सुना होगा आपने। क्वेश्चन, भाषा को बहता नीर किसने कहा है? किसने कहा है? तो याद रखिएगा, कबीर दास जी ने कहा है। क्यों कहा है? कि भाषा भाई कभी भी स्थिर नहीं होती है, भाषा हमेशा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। तो ये भाषा का पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है? भाषा पर सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव पड़ता है। भाषा पर किसका प्रभाव पड़ता है? सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अभी भाषा के गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए भाषा का। मेरी कोशिश ये रहेगी, है ना? समझ आ रहा है? जी सर, ओके, ठीक है, ठीक है। सांस्कृतिक संक्रमण बोलने का मतलब क्या होता है? संक्रमण की अवस्था क्या होती है? जहां पर कोई भी एक चीज दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करे, उसको क्या बोला जाता है? संक्रमण की अवस्था। ठीक है, तो सांस्कृतिक संक्रमण का मतलब क्या होगा? जहां पर दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती है तो वहां पर भाषाओं का लेन देन होता है। अब भाषाओं का लेन देन कैसे होगा? भाषाओं का लेन देन होता है शब्दों के माध्यम से। शब्द के माध्यम से सांस्कृतिक संक्रमण की अवस्था में एक भाषा से शब्द निकल करके दूसरी भाषा में चला जाता है। जैसे अंग्रेज आए हमारे यहां, हमने अंग्रेजों से बहुत सारे शब्द ले लिए, और ऐसे इस प्रकार से लिए कि हमको आज की डेट में उनका हिंदी ही नहीं आता है। जैसे क्रिकेट शब्द का हिंदी क्या होता है? बताओ, हमको नहीं पता है, और अगर पता भी है तो हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलने में ज्यादा सहज है। क्रिकेट बोल के निकल जाओ वहां से। ठीक है, या अगर आपको बोले अंपायर, अंपायर बोलना ज्यादा आसान है निर्णायक बोलने से। क्लियर है? हॉकी, कमिश्नर, इंस्पेक्टर, कलेक्टर ही बोलते हो। जिलाधीश बहुत कम प्रयोग करते हैं। बोलचाल में जब भी बात करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? कलेक्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। कहीं का कलेक्टर है क्या, ऐसे बोलते हैं। कहीं का जिलाधीश है क्या, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक संक्रमण की अवस्था से भी जो भाषा है वो क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक है, इसका प्रभाव जो है भाषा पर पड़ता है। और तीसरी चीज, भाषा में यादृच्छिकता का गुण होता है। भाषा में यादृच्छिकता का गुण होता है। भाषा जो होती है वो यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक बोलने का मतलब होता है हर विशेष चीज को एक नाम देना। ठीक है, हर वस्तु का एक नाम होता है। तो हर भाषा में हर वस्तु का एक नाम होता है। जैसे जैसे मैं बोलूं कि जैसे हिंदी में एक शब्द है घोड़ा, उसी को दूसरी भाषा में और कुछ बोला जा सकता है। हॉर्स बोल सकते हो आप, और दूसरी भाषा में और कुछ बोला जाता होगा। ठीक है, जैसे हमारे यहां और भी शब्द है, जैसे विद्यार्थी शब्द हो गया, विद्यार्थी शब्द हो गया। ठीक, विद्यार्थी शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टूडेंट बोलते हैं, और दूसरी भाषा में इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हर भाषा में हर विशेष चीज का एक नाम होता है। यही क्या कहलाता है? भाषा की यादृच्छिकता का गुण कहलाता है। तो ये तीन विशेषताएं जो है वो हर भाषा में पाई जाती है, चाहे वो हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो, बंगाली हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई सी भी भाषा हो। हर भाषा में ये तीन गुण अवश्य पाए जाएंगे। क्लियर है? ये तीनों गुण क्लियर है ना? ठीक है, चलो
तो ये 3 गुण आप याद रखिएगा कि भाषा सदैव क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, भाषा पर समय का प्रभाव पड़ता है और आसपास की भाषा से भी भाषा जो है वो प्रभावित होती है। कबीरदास ने भाषा को क्या कहा है, बहता नीर कहा है। भाषा पर सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव पड़ता है और भाषा में एक गुण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिकता का गुण कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं हिंदी में। ठीक है, हमको पढ़ना क्या है, मेन पढ़ना है हिंदी भाषा। ठीक, हिंदी भाषा आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा के विकास क्रम को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि भले यहां से आपके सिलेबस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एडीओ में वैसे 2017 में इस सेक्शन से नहीं पूछा था क्वेश्चन, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इस सेक्शन को छोड़ दो। ठीक है, एटलीस्ट जितना मैं बताऊंगा उतना को आप पढ़ के जाना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे पूछ दे। दावा आपत्ति लगाओगे तो भी वो खारिज कर देता है इन सब ये इस प्रकार की जो आपत्तियां आती है उसको, है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है भाई, बिल्कुल मत छोड़ना इस सेक्शन को। ठीक, चलो, तो हिंदी भाषा के इतिहास की अगर बात करें या हिंदी भाषा के विकास की अगर बात करें, तो मैंने आपको कहा कि भाषा का विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक, हिंदी का भी एक विकास क्रम रहा है। जैसे आपको पता होगा कि हिंदी का विकास जो है वो वैदिक संस्कृत से माना जाता है, वैदिक संस्कृत। ठीक है, संस्कृत का भी जो प्राचीनतम स्वरूप है उसको हम क्या बोलते हैं, वैदिक संस्कृत। जिस भाषा में वेद लिखे गए उसको कहा जाता है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय जो है ये लगभग माना जाता है लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास। उस समय वैदिक संस्कृत प्रचलन में था। ठीक है, और वैदिक संस्कृत को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी क्लास खत्म होने के बाद ना एक काम करना, मोबाइल में सर्च मारना वैदिक संस्कृत और उसमें इमेज में देखना, उसमें आपको किस प्रकार का चित्र मिलेगा। देखो, सारे शब्द आपस में जुड़े होंगे, सारे शब्द क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, सारे शब्द अलग, शब्द को अलग, जुड़े अलग, होंगे अलग, वैसी व्यवस्था जो है वो वैदिक संस्कृत में आपको नहीं मिलेगी। वहां पर वो शब्द जो है वो कैसे रहेंगे, सारे शब्द आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक, तो भाषा के इस गुण को कहा जाता है योगात्मकता का गुण। तो वैदिक संस्कृत कैसी भाषा थी, पहला गुण योगात्मक भाषा थी। क्यों योगात्मक थी, क्योंकि वैदिक संस्कृत में सारे शब्द जो है वो आपस में जुड़े हुए थे। ठीक, अब दूसरी चीज, वैदिक संस्कृत में एक और खासियत पाई जाती है, वैदिक संस्कृत में पाया जाता है संगीतात्मकता का गुण। वैदिक संस्कृत कैसी भाषा थी, संगीतात्मक भाषा थी। क्यों इसको संगीतात्मक बनाया गया भाई, क्वेश्चन है, संगीतात्मक भाषा इसको क्यों बनाया गया। देखिए, या ऐसा बोल सकते हो कि वेदों की रचना जो है वो संगीतात्मक पद्धति में ही क्यों की गई। इसका कारण है, आपने सुना होगा कि वेद जो होते हैं वो श्रुति ग्रंथ होते हैं। श्रुति ग्रंथ बोलने का मतलब ये सुनकर याद कराए जाते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का जो माध्यम होता था वो क्या होता था, श्रवण होता था, यानी सुनना, श्रवण, श्रवण करने के माध्यम। इसीलिए तो आप सुने होंगे छंद की रचना की गई थी। छंद ये एक वेदांग होता है, 6 अंग होते हैं वेद के, उसका एक अंग होता था छंद। छंद का मतलब क्या होता है, पंक्तिबद्ध रचनाओं को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है, आप गीता देख लो, रामायण देख लो, है ना, या कालिदास जी की कोई सी भी रचना देख लो, खासकर उनकी ऋतु संहार पढ़ना कभी, है ना, या रघुवंशम पढ़ना, उसमें जो पद्य हैं वो आपको एकदम स्पष्ट दिखेंगे। ठीक है, और काफी
सरल भाषा है कालिदास की, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा तो आने लगेगा। ठीक है, तो कभी प्रयास करना, टाइम मिले तो जॉब लगने के बाद। तो ये जो वेद थे, ये जो वेद हैं, ये कैसे ग्रंथ थे? श्रुति ग्रंथ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए श्रवण का सहारा लिया जाता था। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई चलो आज का न्यूज़पेपर पढ़े हो, पहला पैराग्राफ, न्यूज़पेपर का जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसको शब्दशः सुना दो, कठिन है ना। अगर मैं बोलूं कि आज के न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर जो आया है, इसमें जो पहला हेडिंग है, जो सबसे बड़ा हेडिंग है ना, मेन पेज में, उसके पहले पैराग्राफ को सुना दो। कठिन है सुनाना, क्यों? याद नहीं होता है सर। लेकिन मैं अगर यहीं पर बोलूं आपको कि चलो आशिकी पिक्चर का गाना सुना दो, तो सांसों की जरूरत है जैसे आशिकी के लिए, सबको याद है ना। तो क्यों याद है? क्योंकि उसमें संगीतात्मकता है। तो समझ आया कि ये भाषा संगीतात्मक क्यों रखी गई? ये संगीतात्मक इसीलिए रखी गई क्योंकि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान को पहुंचाने की बात आई, वेदों के हस्तांतरण की बात आई, तब वहां पर संगीत का सहारा लिया गया। ठीक है, वो सहज होता है याद करने में, इसीलिए ये भाषा कैसी मिलती है आपको? संगीतात्मक मिलती है। ठीक, अब मैंने आपको बोला कि कोई भी भाषा पर समय का प्रभाव तो पड़ेगा ही, तो वैदिक संस्कृत भी इससे कैसे अछूता रहेगा? वैदिक संस्कृत पर भी दूसरी भाषाओं का प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद समय आता है लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास। इस समय वैदिक संस्कृत का सरलीकरण होता है, और वैदिक संस्कृत के सरलीकरण के फलस्वरूप जो संस्कृत का स्वरूप सामने आता है उसको कहा जाता है लौकिक संस्कृत। क्या कहा गया? लौकिक संस्कृत। इसी को नाम दे दिया गया प्रांजल संस्कृत, सरल संस्कृत बोल लो, सुगम संस्कृत बोल लो, सब इसी के नाम। ठीक, वैदिक संस्कृत के बाद भाषा का जो स्वरूप सामने आया उसको हम क्या बोलते हैं? लौकिक संस्कृत बोलते हैं। ठीक, अब लौकिक संस्कृत का भी सरलीकरण होता है। लौकिक संस्कृत के सरलीकरण के फलस्वरूप 600 ईसा पूर्व के आसपास जिस भाषा का अस्तित्व सामने आता है उस भाषा को कहा जाता है पाली भाषा। नाम सुना होगा आपने पाली भाषा का। 600 ईसा पूर्व का समय भारतीय इतिहास में जागरण का काल था, जब महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था? लोकल लैंग्वेज को आधार बनाया था, स्थानीय जो भाषाएं थी उसको आधार बना करके लोगों तक अपनी पहुंच बनाई थी। इसीलिए पाली भाषा को भारत की प्रथम जन भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत की प्रथम जन भाषा का दर्जा किसको प्राप्त है? पाली भाषा को दर्जा प्राप्त है। ठीक, अब पाली भाषा का फिर से सरलीकरण होगा भाई। पाली भाषा के सरलीकरण के फलस्वरूप भाषा का जो स्वरूप सामने आता है उसको कहा जाता है प्राकृत भाषा। क्या बोला जाता है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है भारतीय इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो। क्यों? क्योंकि अशोक के जितने शिलालेख भारत में पाए गए हैं सबकी भाषा क्या है? सबकी भाषा है आपका प्राकृत, और लिपि क्या है? लिपि है उसमें ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए लेख किसके हैं? अशोक के, सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं हमको। इसीलिए प्राकृत भाषा को शिलालेखों की पहली भाषा कहा जाता है, शिलालेखों की प्रथम भाषा। यह दर्जा किसको प्राप्त है? प्राकृत भाषा को यह दर्जा प्राप्त है। ठीक, अब
मैंने कहा भाषा तो स्टैटिक हो नहीं सकती, रुक नहीं सकती, है ना। अब प्राकृत भाषा का जो परिवर्तन है, धीरे धीरे और परिवर्तन होता है उसमें। अब प्राकृत भाषा जो है, देखो एक मैप बना रहा हूं, है ना, समझ आ जाएगा आपको। ऐसा, ठीक। प्राकृत भाषा, देखो प्राकृत भाषा का पुनः सरलीकरण होता है, और प्राकृत भाषा जो है वो 10वीं सदी के आसपास, 10वीं सदी के आसपास 7 भागों में बट जाती है। कितने भाग होते हैं? 7 भाग हो जाते हैं इसके। ये 7 भाग कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहली बात तो मैं इसको बोल रहा हूं कि 7 भागों में बंटती है भाषा, और पहली बार आपको ऐसा मिलेगा कि भाषा जो है वो क्षेत्रीयता के आधार पर बंट रही है। इसके पहले समय के कारण परिवर्तन हुआ है, हमने देखा, देखो समय के कारण परिवर्तित हो रही है भाषा, ठीक। पहली बार ऐसा होगा भाषा में कि प्राकृत भाषा जो है या कोई भी भाषा जो है वो क्षेत्रीयता के आधार पर बटेगी। क्यों बटेगी क्षेत्रीयता के आधार पर? तो आपको थोड़ा सा इतिहास को देखना पड़ेगा 10वीं सदी का। 10वीं सदी के इतिहास को अगर आप देखोगे तो राजपूत काल इस समय चलता रहता है, और राजपूत काल के समय भारत जो है वो छोटे छोटे राजवंशों में बटा होता है। अब हर राजवंश चाहता था कि उसकी स्वयं की क्या हो, राजभाषा हो, और उसी भाषा में अपने कवियों को बोला जाता था कि भाई आप इसी भाषा में क्या करो, हमारे प्रशस्ति काव्यों की रचना करो, जो भी रचना है वो हमारे खुद की भाषा में करो। इसलिए उस काल के जो साहित्य है वो हमको उस भाषा के रूप में मिलते हैं, और उसी के आधार पर बांटा गया है प्राकृत भाषा को 7 भागों में। ये 7 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो सबसे पहला भाग जो है वो इस सिंध वाले प्रांत में दिखता है हमको, ठीक है, पाकिस्तान है वर्तमान में। ये जो सिंध प्रांत है, यहां पर जिस भाषा का जन्म हुआ उसको कहा जाता है ब्राचड़। नाम क्या है? ब्राचड़। दूसरा भाग ये राजस्थान वाले हिस्से में हमको दिखाई पड़ता है, दिल्ली वगैरह के हिस्से में ना, पूर्वी दिल्ली वगैरह सब हिस्से इसमें आते हैं। इसको नाम दिया गया शौरसेनी। नाम क्या दिया गया? शौरसेनी। अब इसके ऊपर पड़ता है पंजाब। पंजाब वाले भाग में जिस भाषा का जन्म हुआ उसको कहा जाता है पैशाची, ठीक है, पैशाची। अब इसके बाद और हिस्सा है हमारा, यहां पर जो भाषा का विकास हुआ उसको नाम दिया गया खस। नाम क्या दिया गया? खस। अब इसके बाद एक प्रांत है, पुराने इतिहास में आपने पढ़ा होगा, जिसको बोला जाता था मगध, और मगध की भाषा क्या है? मागधी, ठीक। एक भाषा का स्वरूप हमको दिखता है हमारे छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में, जिसको नाम दिया गया अर्ध मागधी, और एक भाषा का स्वरूप हमको दिखता है ये महाराष्ट्र वाले हिस्से में, महाराष्ट्र गुजरात ये वाले हिस्से में, इसको नाम दिया गया महाराष्ट्री। तो ये 7 भागों में बढ़ती है कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा, ठीक है। थोड़ा सा नया लग रहा होगा क्योंकि ये हम लोग स्कूल में या कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना? भाषा कैसे हम हिंदी तक पहुंचे हैं अभी तक, है ना, ये इसकी कहानी है। तो वैदिक संस्कृत से शुरू हुए हैं और वर्तमान समय तक हमको आना है। तो अभी कहां पहुंचे हैं? 10वीं सदी के आसपास। समझ आ रहा है ना? जल्दी से बता दो। वंदना, तुलसी, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, उमाकांत, आओ सर। ठीक, तो ये 7 भागों में बढ़ जाती है कौन सी भाषा? हमारी प्राकृत भाषा। क्लियर है?
प्राकृत को भारत की सीमा के अंतर्गत शिलालेखों की प्रथम भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब प्राकृत भाषा ये जो 7 भागों में बटी है, इन्हें ही कहा जाता है अपभ्रंश। इनको क्या नाम दिया गया है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? 7 है। अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? 7 है। ये 7 अपभ्रंश कौन कौन से हैं? ब्राचड़, शौरसेनी, पैशाची, खस, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्री। ये 7 भाग में प्राकृत भाषा बढ़ जाती है अपभ्रंश में। ठीक, अब जब हम अपभ्रंश वाले में पहुंचते हैं, अपभ्रंश वाले हिस्से में पहुंचते हैं, है ना, हमको ये पता है कि अब 7 भाषाओं में बट गई है कौन? प्राकृत भाषा। अब एक विचार ये बोलता है ना, यहां पर थोड़ा सा आगे चल करके मतभेद होता है भाषा शास्त्रियों में। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई अपभ्रंश जो है वो सीधे आधुनिक भाषाओं में बदल गए, है ना। 7 अपभ्रंश हैं। इसके बारे में इसके बाद का जो विकास क्रम है उसके बारे में 2 मत हमको दिखाई पड़ते हैं। एक मत ये बोलता है कि 7 अपभ्रंश जो हैं वो बदल गए किसमें? सीधे आधुनिक भाषाओं में। ये पहला मत है। दूसरा मत ये बोलता है कि नहीं, अपभ्रंश जो हैं ये अवहट्ट में बदले। अपभ्रंश किस में बदले? अपभ्रंश बदले पहले अवहट्टों में, और इन 7 अपभ्रंशों के नाम पर ही 7 अवहट्टों का विकास हुआ, और उसके बाद फिर आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। तो ये 2 मत हमको मिलते हैं कहां पर? प्राकृत भाषा के विभाजन के बाद। एक मत बोलता है कि जो अपभ्रंश हैं वो सीधे आधुनिक भाषा में बदल गए, जबकि दूसरा मत ये बोलता है कि अपभ्रंश पहले अवहट्ट में बदले, फिर उन अवहट्टों से आधुनिक भाषा का विकास हुआ है। ठीक, तो इसको दोनों रूप में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मैं इसको अपभ्रंश बोलूं या अवहट्ट बोलूं, उत्पन्न वहीं से होगा। ठीक, जैसे ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा का जन्म हुआ बोलूं, या ब्राचड़ अपभ्रंश से या अवहट्ट से। ठीक, तो ब्राचड़ अपभ्रंश से जन्म हुआ है सिंधी भाषा का। ठीक है, सिंधी भाषा का जो वर्तमान स्वरूप हमको दिखाई पड़ता है उसका ठीक प्राचीन स्वरूप हमको क्या है, किस रूप में मिलता है? ब्राचड़ अपभ्रंश के रूप में मिलता है। ठीक, शौरसेनी से 3 प्रमुख भाषाएं निकलती है। एक मारवाड़ी, ठीक है, अच्छा इसको उधर लिख देता हूं। दूसरा कलर, हाँ, शौरसेनी से एक भाषा निकली राजस्थानी, एक भाषा निकली मारवाड़ी, और तीसरी भाषा निकली है ब्रज भाषा। ये 3 भाषाओं का विकास कहां से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, पैशाची से जिस भाषा का विकास होता है उसको कहा जाता है पंजाबी। ठीक है, पैशाची को लहंदा भी बोला जाता है, याद रखिएगा, है ना, लहंदा, पैशाची को लहंदा। अगला खस, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली भाषा का जन्म हुआ। गढ़वाली खस अपभ्रंश से। ठीक, किसको याद करना है आपको बताऊंगा। ठीक है, सबको नहीं याद करना है, सबको याद करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। अब देखो, मागधी का क्षेत्र बड़ा है, यानी यहां से निकलने वाले या इस अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाले भाषाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। जैसे इससे जन्म हुआ है किसका?
एक भाषा है आपकी भोजपुरी, नाम सुना होगा आपने। एक भाषा है मैथिली, एक भाषा है आपकी नेपाली, एक भाषा ये उड़ीसा वाला प्रांत है ना, तो ओडिया या उड़िया बोलते हैं। ठीक, एक भाषा आपको मिलेगा बांग्ला और एक भाषा आपको मिलेगी असमिया। ठीक, तो ये 6 भाषाओं को याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। अब अर्धमागधी में आप आते हैं, तो अर्धमागधी से एक भाषा निकलती है हमारी छत्तीसगढ़ी। यहां पर छोटा नागपुर वाला हिस्सा भी तो है। ठीक है, तो एक भाषा आप मान सकते हो नागपुरी। ठीक, और कौन सी भाषाएं निकलती हैं? देखो, छत्तीसगढ़ी के साथ एक भाषा निकलती है अवधी, एक भाषा निकलती है बघेली। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, ये 3 ऐसी भाषाएं हैं जिनका विकास है ना, इनको बड़ी भाषाएं, जिनका विकास कहां से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसीलिए एक बार एग्जाम में पूछा है कि इनमें से किन भाषाओं को छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो याद रखना, अवधी और बघेली भाषा को छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तीनों का ही विकास क्रम किससे जुड़ा है? अर्धमागधी अपभ्रंश से जुड़ा है। ठीक, अब आते हैं महाराष्ट्री में। तो महाराष्ट्री से एक भाषा निकलती है आपकी गुजराती, गुजरात वाला प्रांत आपको दिख रहा होगा, है ना। एक भाषा निकलती है मराठी, और तीसरी भाषा, यहां पर गोवा भी तो है, गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी। ठीक है, तो ये आधुनिक भाषाओं का विकास होता है इन अपभ्रंशों से। ठीक, अब देखो मुद्दे की बात। नमस्ते, हाँ बिल्कुल, हिंदी का सिलेबस है, 30 नंबर का सिलेबस है ना। देखो, इसमें से याद क्या रखना है? याद इनमें से कुछ नहीं रखना है। याद रखना है अपने को, मोटा मोटा हिसाब अगर देखें, है ना, तो एक आप इस सेक्शन से, यहां पर से, इस स्लाइड से बोल रहा हूं, है ना, 7 अपभ्रंशों के नाम याद रख सकते हो, प्लस छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, इनको आपको याद रखना है। ये किस अपभ्रंश से आए हैं, प्लस छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन किन्हें कहा जाता है। तो अवधी और बघेली को छत्तीसगढ़ी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक, अब इस सेक्शन में आपको क्रम याद रखना है। क्रम कैसे याद रखोगे? सबसे पहले संस्कृत आई है भाई, वहां पर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत अलग करके नहीं पूछेगा, वो सीधा देगा संस्कृत, है ना। संस्कृत से विकास होता है किसका? पाली का, पाली से प्राकृत का, और प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से अवहट्ट का, और अवहट्ट से फिर आधुनिक भाषा। हो सकता है यहां पर आधुनिक भाषा की जगह पर लिख दिया रहे हिंदी। ये क्रम है याद करने का। ठीक, अब इमेज में वापस हो। कहीं पर हिंदी हमको दिख रही है क्या? हिंदी हमको यहां पर तो कहीं नहीं दिख रही है भाई, तो मैंने इतना क्यों पढ़ाया? देखो, हिंदी का विकास क्रम माना जाता है इन सभी अपभ्रंशों के मिलन स्थल पर, यानी जहां पर ये सारे अपभ्रंश आपस में मिलते हैं उसको ही क्या कहा जाता है? हिंदी का क्षेत्र। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे ये पूरे बेल्ट को आप क्या बोलते हो? हिंदी भाषी बेल्ट बोलते हो, हिंदी एरिया, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? हिंदी क्षेत्र बोलते हैं, ये वाले एरिया को। क्यों? क्योंकि यहीं पर हिंदी का विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। ऐसा क्यों माना गया भाई? ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि अगर हम
क्योंकि अगर आप यहां पर उसका विकास मानते हैं तो वहां पर फिर भाषा को बांटना आसान हो जाता है, पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, इस प्रकार से। पूर्वी हिंदी में आपके मागधी और अर्धमागधी आते हैं और पश्चिमी हिंदी में आपका शौरसेनी भाषा आता है। ठीक है। अवहट्ट भाषा का स्वरूप है जो अपभ्रंशों से निकला है। ठीक है। भाषा के विकास क्रम में अपभ्रंशों के बाद जो सीढ़ी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? अवहट्ट कहते हैं। ठीक है। क्लियर है यहां तक? यह है हिंदी का विकास क्रम। ठीक। इस सेक्शन में आपको पढ़ना क्या है? तो भैया आपको इस सेक्शन में जो चीजें बताया हूं, है ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो यहां से ये एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन मे भी, है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक वगैरह में दिया रहता है ये, है ना, कि भाषा को बहता नीर किसने कहा है? तो किसने कहा है? कबीरदास ने कहा है। हिंदी भाषा का विकास क्रम अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले संस्कृत आता है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर हिंदी दे देगा या बोल देगा आधुनिक भाषा। यह क्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें टाइम पीरियड आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला, इसमें देखेंगे आप अपभ्रंशों के, अपभ्रंश कितने हैं, संख्या में कितने हैं अपभ्रंश? कई बार आया है क्वेश्चन, है ना। हिंदी के विकास क्रम में अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? कितनी है? 7। ठीक है। और इन 7 के नाम आप चाहो तो याद कर सकते हो। हाँ, विकास क्रम पूछता है। ठीक है। ये सिलेबस में शामिल नहीं है, इस सिलेबस में शामिल नहीं है। मैंने तो आपको बताया ना, सिलेबस में ये नहीं है। लेकिन अगर आपको भाषा की समझ बनानी है तो आपको थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को देखना पड़ता है कि हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। सीधा पकड़ के वर्णमाला आ आ ई थोड़ी चालू कर देते हैं यार। ठीक है। वो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं आ आ ई सीधे, क्यों? क्योंकि उनको बोलना सीखना होता है। ठीक है। आपको बोलना आता है, इसीलिए आप आ ई नहीं पढ़ते हो। आपको क्या पढ़ना पड़ता है? भाषा का इतिहास पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है। अच्छे से समझ आया, बहुत बढ़िया। तो देखो सिलेबस में ये शामिल नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन जो है वो व्यापम में पूछता है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल में बता दिया है। ठीक है। चलो भाई, तो ये है भाषा का विकास क्रम। क्लियर है? हाँ, पीएससी में, रेंजर में और फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था। आज डाउट क्लियर हुआ, थैंक यू सर। बिल्कुल, सब डाउट क्लियर होगा भाई। ठीक है। आप पढ़ोगे तो सब डाउट क्लियर होगा, टेंशन मत लो, है ना। बन जाएगा। यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो सर कहा पता चला 7 है? देखो अब जा करके तो देखेंगे नहीं भाई, उस समय टाइम मशीन थोड़ी है हमारे पास, उस समय जा करके देख पाएंगे। हम उस काल के साहित्यों का विवेचन करते हैं इसके लिए, है ना। साहित्यों का विवेचन करने के बाद हमको पता चलता है कि भाई हाँ, मोटे तौर पर हम ये पूरी जो भाषा है उसको 7 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। भाषा क्यों देखा जाता है? भाषा के प्रकार को, काव्य की शैली को नहीं देखा जाता। क्लियर है? अमन, समझ आया? उस काल की जो भाषा है ना, साहित्य मिलते हैं हमको प्रमाण के रूप में, उन साहित्यों के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि भाई इस काल में इतने प्रकार की भाषाएं जो है वो भारत में थी, और जो आर्य भाषा समूह की है। इसीलिए कहा गया अपभ्रंशों की संख्या जो है वो 7 है, और अपभ्रंशों का विकास भी किससे जुड़ा है? आर्य भाषा से जुड़ा है। ठीक है। आर्य भाषा क्या होता है? ऐसी भाषा होती है जिनको, जो अपने विकास क्रम में कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ी हुई हो। ठीक है। समझ आया? और कोई डाउट?
हाँ, क्लास रिकॉर्डेड रहेगी आपकी भाई, बिल्कुल, है ना, आपको उपलब्ध होगी रिकॉर्डेड ये जो क्लास है वो। ठीक, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर कल के टॉपिक में, है ना, कल का जो टॉपिक होगा हम लोग का, उसमें हम लोग देखेंगे भाषा का विकास क्रम पढ़ा हमने। कल की क्लास में हम लोग वर्णमाला देखेंगे। ठीक है, वर्णमाला में वर्ण कैसे कैसे होते हैं और वर्णमाला को कितने कितने तरीके के प्रश्न यहां से आते हैं, सारी चीज आप देखते जाएंगे, है ना। टेंशन मत लो, आप बस क्लास में फोकस्ड होके बैठना और जब तक क्लास चल रही है इधर उधर मत जाना। ठीक है, पढ़ाई करना। बहुत अच्छी पोस्ट है एडीओ की, है ना, लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, आज हिंदी को यहीं पे विश्राम देते हैं। चलिए, कल मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।